डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बात कर रहे थे। डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्टार्ट होती है जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास कराई जाती है, तो दूसरी तरफ 7 कलर्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये 7 कलर्स कैसे पैदा होते हैं कि इनका एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है प्रिज्म का, जो यांग है मैटर, वो तय करता है। तो डिफरेंट एच न्यू का जो कलर का जो है एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है, तो ये ओपन हो जाता है। जो वाइट लाइट फोटोन है उसमें जो कलर का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन से ओपन हो जाता है, और जो पर्दे पे हमें 7 कलर दिखाई पड़ते हैं, यही 7 कलर हमें इंद्रधनुष जो रेनबो होता है उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये माइंड से हो रहा है। माइंड कैसे काम करता है? प्रिज्म का एनर्जी मैटर इंटरेक्शन, इसे आज हम समझेंगे। इसी चीज़ को नीचे जो है उन्होंने थोड़ा सा लेंस लगा के जब उसको जूम किया तो स्पेक्ट्रम में फनहॉफर लाइन्स आई। फनहॉफर लाइन्स मीन्स काली काली रेखाएं आई। तो कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, कैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, और कैसे इमिशनरी लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ये 3 चीज़ें हम बात करेंगे। कैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, कैसे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, और कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और लाइन स्पेक्ट्रम, ये ट्रांसम्यूटेशन फिनोमेना से बनता है। ये ट्रांसम्यूटेशन फिनोमेना। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये ऑसिलेशन एंड मर्जिंग से बनता है। तो ये डिफरेंट थॉट एक्सप्रेस होते हैं जब कि वाइट लाइट फोटोन का क्रिएशन होता है। वाइट लाइट फोटोन का क्रिएशन होता है। वाइट लाइट फोटोन का क्रिएशन कहाँ होता है? वाइट लाइट फोटोन का क्रिएशन जो है अभी हम बताते हैं कि जब वाइट लाइट फोटोन बनती है तो पहले हम समझते हैं वाइट लाइट फोटोन है क्या। ये आपने डायग्राम को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। जो वाइट लाइट फोटोन है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का बना है। एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मास और माइंड का पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है। तो माइंड कैसे काम करता है आज ये हम बताएंगे। स्पेक्ट्रम बनने में माइंड कैसे काम करता है, इसी को डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये एनर्जी गॉड पार्टिकल ये प्राइमरी बोसॉन में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी बोसॉन से सेकेंडरी बोसॉन के माने हैं मोनोक्रोमेटिक फोटॉन। सेकेंडरी बोसॉन के माने हैं मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स। और कई सारे मोनोक्रोमेटिक फोटॉन मिलके वाइट लाइट फोटॉन बनाते हैं। तो वाइट लाइट फोटॉन ग्रुप होता है मोनोक्रोमेटिक फोटॉन का, जिसकी ग्रुप वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
जिसकी ग्रुप वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये चीज़ जो है इस डायग्राम में बताई गई है, कैसे गॉड पार्टिकल मोनोक्रोमेटिक फोटोन बनाते हैं और कैसे मोनोक्रोमेटिक फोटोन वाइट लाइट फोटोन बनाता है। तो वाइट लाइट फोटोन के अंदर अब हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो ये वाइट लाइट फोटोन है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो बनाता है। ये वाइट लाइट फोटोन जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, और ये वाइट लाइट फोटोन जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो 3 तरह के वाइट लाइट फोटोन हैं। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा, तो इसमें सभी कलर मौजूद होंगे। सभी कलर के जो मोनोक्रोमेटिक फोटोन है इसमें मौजूद होंगे। लाइन स्पेक्ट्रम जो वाइट लाइट फोटोन बनाएगा उसमें केवल उसी लाइन के मोनोक्रोमेटिक फोटोन मौजूद होंगे जिसका वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो ये 2 फोटोन जो है ट्रांसम्यूटेशन फिनोमेना से पैदा होते हैं, ट्रांसम्यूटेशन फिनोमेना से पैदा होते हैं। तो जब भी तीसरा जो है ये एब्जॉर्प्शन लाइन लेके चलता है वाइट लाइट फोटोन। ये वाइट लाइट फोटोन जो है इसमें वो फोटोन जो होते हैं वो ऑसिलेट एंड मर्ज कर जाते हैं, और वहाँ पे जो है खाली स्थान हो जाता है जिसे एब्जॉर्प्शन लाइन कहते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन एंड ये जो है मर्जिंग एंड ऑसिलेशन से वाइट लाइट फोटोन पैदा होता है जो एब्जॉर्प्शन लाइन लेके चलता है। तो 3 तरह के वाइट लाइट फोटोन हैं। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा, एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब हम आते हैं प्रिज्म के जो कैसे 7 कलर बनते हैं। तो ये जो वाइट लाइट फोटोन है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाला, इसमें सभी कलर मौजूद होते हैं। तो जब ये प्रिज्म से पास होता है तो 4 तरह के थॉट एक्सप्रेस होते हैं। 4 तरह के थॉट एक्सप्रेस होते हैं। पहला थॉट एंगल ऑफ डेविएशन का है। तो हर मोनोक्रोमेटिक फोटोन को एंगल ऑफ डेविएशन तय होता है। फिर हर मोनोक्रोमेटिक फोटोन की वेलोसिटी रिड्यूस होती है। फिर क्वांटिटेटिव इंडेक्स का थॉट पैदा होता है। तो क्वांटिटेटिव इंडेक्स से मर्जिंग एंड ऑसिलेशन, जो नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ हैं, वो मर्ज करते हैं और वो रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट बनाते हैं। और चौथा थॉट जो है वो क्वालिटेटिव इंडेक्स का है। जो वाइट लाइट फोटोन है आगे वाला, ये ओपन होता है, उसमें जो क्वालिटी होती है वो उसकी ओपन होती है। तो एक वाइट लाइट फोटोन जो है वो क्वालिटेटिव इंडेक्स बनाता है, और उसके पीछे कई सारे वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ, ये क्वांटिटेटिव इंडेक्स, इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एटम है प्रिज्म का। प्रिज्म के जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन पे आके वाइट लाइट फोटोन एडजॉर्ब होता है। समझे रहिएगा, प्रिज्म का जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन पे आके वाइट लाइट फोटोन एडजॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, एडजॉर्ब। फिर वो मैसेज न्यूक्लियस को जाती है, और न्यूक्लियस से 4 थॉट एक्सप्रेस होते हैं। एक एंगल ऑफ डेविएशन का,
एक रिड्यूस वेलोसिटी का, एक क्वांटिटेटिव इंडेक्स, एक क्वालिटेटिव इंडेक्स। तो ये चार थॉट फिर इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। तो इसमें एक आफरेंट पाथ है जो नेगेटिव जो चार्ज है बनाता है, और एक इफरेंट पाथ है जो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो न्यूक्लियस से मैसेज इंफॉर्मेशन ऑर्डर यांग भेजता है। तो वाइट लाइट फोटॉन के सभी मोनोक्रोमेटिक फोटॉन को ऑर्डर मिलता है, तो उनका एंगल ऑफ डेविएशन तय होता है। रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम है और वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है। तो उसी तरह उनका वेलोसिटी कम होती है, उसी तरह उनकी जो है डॉपलर शिफ्ट तय होती है और क्वालिटी खुलती है। जो वाइट लाइट फोटॉन क्वालिटी लेके चल रहा है तो वो क्वालिटी खुलती है। अगर वाइट लाइट फोटॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लेके चल रहा है तो क्वालिटी जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की खुलेगी। अगर वो लाइन स्पेक्ट्रम लेके चल रहा है D1 D2 येलो लाइन सोडियम की, तो स्पेक्ट्रम में येलो लाइन आएंगी D1 D2 की। अगर तो वो जो है एब्जॉर्प्शन लाइन लेके चल रहा है, वाइट लाइट फोटॉन एब्जॉर्प्शन लाइन लेके चल रहा है, तो स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन लाइन आएंगी D1 D2 पे। स्पेक्ट्रम जब बनेगा तो उस वहाँ पे एब्जॉर्प्शन लाइन आएंगी D1 D2 पे। तो ये आप देखिए कि हर चीज़ माइंड से, माइंड का खेल है, माइंड का खेल है। एनर्जी मैटर इंटरेक्शन माइंड से हो रहा है, और ये माइंड की ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने डिजाइन कर ली। ये माइंड की ट्यूनिंग हाई सेंटर। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे एनर्जी मैटर इंटरेक्शन माइंड से डिज़ाइन होता है। एनर्जी मैटर इंटरेक्शन कैसे माइंड से डिजाइन होता है और कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो स्पेक्ट्रम का बनना थॉट से है। वो थॉट जो है, पहला थॉट होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। हर मोनोक्रोमेटिक फोटॉन का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है। उसके बाद उनकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है। हर मोनोक्रोमेटिक फोटॉन की वेलोसिटी डिफरेंट है। उसके बाद उसमें क्वांटिटेटिव इंडेक्स तय होता है, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट। वो हम आपको बता चुके हैं कि ये जो नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटॉन पर यूनिट लेंथ है, ये कैसे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट बनाते हैं। और जो पहला वाइट लाइट फोटॉन है ये क्वालिटी लेके चलता है, तो ये क्वालिटी ओपन होती है। तो क्वालिटी ओपन होकर जूम होती है, जूमिंग भी होती है। वो जूमिंग की वजह से हमें स्पेक्ट्रम के अंदर जो क्वालिटी है, इमिशरी लाइन की क्वालिटी, एब्जॉर्प्शन लाइन की क्वालिटी या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की क्वालिटी, वो क्वालिटी जूम होकर खुलती है और हमें स्पेक्ट्रम जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्रिज्म का क्या रोल है, कैसे डिवाइन मैकेनिक्स, इसे कहते हैं डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये फिजिकल फिनोमेना नहीं है। तो इसको जो है डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल का जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के गॉड पार्टिकल हैं, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो जो प्रिज्म का है वो मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये डिज़ाइन करता है। एनर्जी बोसॉन आता है और मैटर जो है वो डिज़ाइन करता है कि क्या बनेगा, और जो वो बनाता है वो हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई पड़ता है। अब हम आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल कैसे काम करता है, एटॉमिक मॉडल कैसे काम करता है। तो एटॉमिक मॉडल जो है वो जानने के लिए ये ज़रूरी है कि एटम की जो वर्किंग कैसे हो रही है, एटम की वर्किंग कैसे हो रही है।
तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस बीच में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता है। लेकिन उनके मॉडल में एक कमी थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक नहीं रहा था और वो एनर्जी रिलीज करके फॉल हो जाता न्यूक्लियस में। तो इसलिए उनकी जो एटॉमिक मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है वो स्टेबल है। स्पेक्ट्रम स्टेबल है, इसके माने कि ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, जहाँ पे उस ना ही वो एनर्जी लॉस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर दूसरा मॉडल आया नील बोर का। तो नील बोर साहब ने जो अपने पॉस्टुलेट बताए हैं उसमें एरर है, क्योंकि नील बोर साहब ने जो इलेक्ट्रॉन के रहने का कारण, इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में क्यों रह रहा है, तो उन्होंने जो एजम्पशंस बनाए हैं उसमें एरर है। तो आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इसलिए घूम रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड बाय ग्रेविटी। जो ग्रेविटॉन है, प्रोटॉन का ग्रेविटॉन निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में होल्ड किए हुए हैं। पहली चीज़ ये डिफरेंस है नील बोर मॉडल से। जब आप सोलर सिस्टम देखते हैं तो उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में कैसे रुके हुए हैं, ग्रेविटी से। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में ग्रेविटी से रुका हुआ है, लेकिन जो ग्रेविटी का इंटरेक्शन है वो पहले ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा है, N1 में, N2 में उससे कम है, N3 में उससे कम है, N4 में उससे कम है। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है N1 का सबसे ज़्यादा है, वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे का है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे का है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे का है -0.8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में होल्ड करता है ग्रेविटी, लेकिन इंटरेक्शन डिफरेंट है माइंड का, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो शेल की है वो डिफरेंट है। तो माइंड से जो इंटरेक्शन है वो ग्रेविटॉन से हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको होल्ड नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको होल्ड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम जो है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैसेज को न्यूक्लियस में ले जाता है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आफरेंट पाथ बनाता है और जो मैसेज है कोड पीसीपी वो न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। तो न्यूक्लियस में एक सेंटर है, हायर सेंटर, और वो सीसीपी है, माइंड। उस माइंड को वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। वो इंफॉर्मेशन जब वो माइंड रीड करता है तो वो ऑर्डर देता है। तो जब वो ऑर्डर देता है तो इंफॉर्मेशन फिर बाहर आती है और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, उससे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन पे दोबारा आ जाती है। तो जो इंफॉर्मेशन दोबारा आई है, ये इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है जो भी बोसॉन इलेक्ट्रॉन पे एडजॉर्ब हुआ है। जो भी बोसॉन इलेक्ट्रॉन पे एडजॉर्ब होता है उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में जाती है। न्यूक्लियस से 4 थॉट एक्सप्रेस होते हैं: एंगल ऑफ डेविएशन का थॉट, वेलोसिटी रिडक्शन का थॉट, क्वांटिटेटिव इंडेक्स को सेट करने का थॉट, और क्वालिटी ऑफ द प्रिज्म का सेट करने का थॉट। तो क्वालिटी सेट होती है, क्वांटिटेटिव इंडेक्स सेट होता है, वेलोसिटी सेट होती है,
और एंगल ऑफ डेविएशन सेट होता है। तो ये ऑर्डर जो है न्यूक्लियस से फिर से इलेक्ट्रॉन पे आता है, और जो वाइट लाइट फोटोन आई है उसको मोनोक्रोमेटिक फोटोन के ऑर्डर जाते हैं, और हर फोटोन जो है मोनोक्रोमेटिक फोटोन जैसा उसको ऑर्डर आता है वो उसी तरह बिहेव करता है। तो जो रेड है उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो वो कम बेंड होता है, और वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बेंड होता है। ये ऑर्डर न्यूक्लियस से आता है। तो इस तरह जो है प्रिज्म जो है वो बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये माइंड से कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि हमने जैसे एटम को हीट किया, तो हीट करने पे वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहता है, वो एक्साइटेड नहीं होता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ता है, वो उसी ऑर्बिट में हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। और हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इमिशन, हीट जो होती है वो फिर ट्रांसफॉर्म होती है रेडिएशन में, और रेडिएशन जो है वो एटम जो है छोड़ने लगता है। तो कैसे हीट रेडिएशन के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, ये माइंड से होता है। तो हीट पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब होता है, उसकी मैसेज न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस से ऑर्डर आता है। तो हीट एनर्जी जो है वो रेडिएशन एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर सोडियम का एटम है तो वो जो रेडिएशन एनर्जी होगी वो वाइट लाइट फोटोन 2 येलो लाइन लेके चलेगा, उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बनते हैं माइंड से। हर चीज़ माइंड से बनती है। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन एटम है, और आपने हीट किया तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में लेके साइमल्टेनियसली हीट को एब्जॉर्ब करेगा और साइमल्टेनियसली रेडिएट भी करेगा। तो जो रेडिएट करेगा उसके अंदर हाइड्रोजन की सारी लाइनें होंगी। उस वाइट लाइट फोटोन में लाइमन भी होंगी, बामर भी होंगी, पैशन भी होंगी, ब्रैकेट भी होंगी, पी फंड भी होंगी। तो एक वाइट लाइट फोटोन हाइड्रोजन की सारी लाइनें लेके चलेगा, और जब वो खुलेगा तो वो लाइनें आपको दिखाई पड़ेंगी, वो लाइनें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा लाइमन सीरीज़ का, बामर सीरीज़ का, पैशन सीरीज़ का, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज़ का। तो कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड नील बोर के अंदर मॉडल था, उसमें माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं था। नील बोर के मॉडल में माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं था। तो उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी है उसमें एरर है, उसमें एरर है। उसमें एरर ये है, नंबर 1 कि ग्रेविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में होल्ड करती है। ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में होल्ड करती है, और जो चार्ज है वो मैसेज सिस्टम बनाता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो अफरेंट पाथ बनाता है, पॉजिटिव चार्ज इफरेंट पाथ बनाता है। तो चार्ज जो है वो मैसेज सिस्टम बनाता है, सेकंड ट्रांसक्रिप्शन मैसेज सिस्टम। तीसरी चीज़ है कि जब उसमें एक्साइट किया जाता है तो वो अपने उसी ऑर्बिट में रहता है, वो ऑर्बिट से छोड़ता नहीं है, ग्राउंड स्टेट पे ही रहता है।
और साइमल्टेनियसली वो हीट का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, और हीट रेडिएट करता है। तो हीट रेडिएट के अंदर वही स्पेक्ट्रम रेडिएट होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो फाइन ट्यून करी गई हैं। तो हर एटम के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ जो है फाइन ट्यून करी गई हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी जो है ये थॉट से पैदा होती है, ये ट्रांसम्यूटेशन फिनोमेना है। तो इस हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग है। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन अलग है और सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइन अलग है। तो जब भी इनको हीट किया जाएगा तो ये लाइन स्पेक्ट्रम पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नील बोर साहब के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जो उन्होंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट हो जाता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो हीट एनर्जी तो रेडिएशन इमिट करता है। ये हाइपोथेसिस गलत है, ये हाइपोथेसिस गलत है। वो इलेक्ट्रॉन माइंड से काम कर रहा है और माइंड से वो अपने उसी ऑर्बिट में रहते हैं, वो अपना ऑर्बिट छोड़ते नहीं हैं। उसी ऑर्बिट में रह के वो साइमल्टेनियसली ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी रेडिएट करते हैं। एनर्जी एड्जॉर्प्शन है ADSOR, AB नहीं है। तो कैसे माइंड काम कर रहा है ये आपको समझना है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो वाइट लाइट फोटोन होता है उसमें कोई ना फनाफल लाइन होती हैं और ना ही किसी तरह की लाइनें होती हैं, उसमें सारे कलर होते हैं। तो वो कलर जब खुलते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन जो वाइट लाइट फोटोन लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो केवल वही लाइन लेके चलते हैं जिस एटम को आपने हीट किया। अगर सोडियम को हीट किया है तो D1 D2 की येलो लाइन लेके चलेगा, उसे लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। और अगर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट वाला फोटोन, वाइट लाइट फोटोन किसी ठंडी गैस से पास होता है, समझिएगा, अगर तो वाइट लाइट फोटोन अगर ठंडी गैस से पास हो रहा है तो वहाँ पे डिवाइन मैकेनिक्स काम करता है, माइंड काम करता है, और वो एरिया जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है तो वहाँ के जो मोनोक्रोमेटिक फोटोन हट जाते हैं, ऑसिलेट करके वो वहाँ एरिया खाली कर देते हैं, वो दूसरे फोटोनों में मर्ज हो जाते हैं और वो एरिया खाली कर देते हैं, जिससे कि वो फॉनहॉफर लाइन पैदा होती है, जिससे कि फॉनहॉफर लाइन पैदा होती है। तो फॉनहॉफर लाइन जो है ये भी माइंड से पैदा होती है, फॉनहॉफर लाइन भी माइंड से पैदा होती है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे बोर स्पेक्ट्रम जो है, कैसे जो बोर स्पेक्ट्रम जो है उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, नील बोर के स्पेक्ट्रम में मॉडिफिकेशन किए गए। और ये ध्यान रखिए कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो एनर्जी लेवल चेंज करने से नहीं पैदा हो रही है। एनर्जी लेवल के चेंज करने से रेडिएशन नहीं पैदा होता है। एनर्जी लेवल वही रहता है और माइंड से रेडिएशन का बनता है और माइंड से ही वो रेडिएशन जो है एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जब आपने हीट दी, हीट एनर्जी ही कंजर्व होके रेडिएंट एनर्जी बनती है और वो ही इंफॉर्मेशन लेके चलती है जो उसमें डाली गई है। वो इंफॉर्मेशन लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में आपको दिखाई पड़ती है, उसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन फिनोमेना, और वो इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई पड़ती है।
जिसको कि आप वाइट लाइट कहते हैं। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो कलर्स हमें थॉट से डिज़ाइन होते हैं। वो प्रिज्म का थॉट जो है वो 4 थॉट निकालता है। डेविएशन का थॉट, रिड्यूस वेलोसिटी का थॉट, क्वांटिटेटिव इंडेक्स का थॉट और क्वालिटेटिव इंडेक्स का थॉट। ये जब थॉट वाइट लाइट फोटोन को मिलते हैं तो वो खुलता है और जूम होता है, और जूम होने के साथ साथ वो स्पेक्ट्रम बनाता है, और जो स्पेक्ट्रम हमको जो है पर्दे पे दिखाई पड़ता है। तो ये डिवाइन मैकेनिक्स आपने समझा कैसे डिवाइन, व्हाट इज डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे बड़ा हिस्सा ये है, जो मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स हैं, ये एच न्यू, ये फ्रिक्वेंसी जो है उनका एनर्जी कंटेंट बताती है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसका एनर्जी कंटेंट बड़ा है, और जिसका फ्रिक्वेंसी कम है एनर्जी कंटेंट कम है। फिर उसके अंदर एक वेवलेंथ तय होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी तय होती है, उसकी वेवलेंथ तय होती है, उसका जो कलर तय होता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के अलावा वो ऑसिलेट और मर्ज और ऑसिलेट भी करते हैं। तो ये फ्लक्चुएट भी करते हैं इधर से उधर। मर्जिंग एंड ऑसिलेशन फिनोमेना एक गॉड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी ग्रुप वेलोसिटी जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो हर मोनोक्रोमेटिक फोटोन एक डिवाइन फोटोन है, हर मोनोक्रोमेटिक फोटोन डिवाइन फोटोन है, और ये गॉड पार्टिकल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो माइंड और मास का सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है। तो व्हाट इज डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो नील बोर का मॉडल है, जो नील बोर का मॉडल है, उसी के अंदर ही आपको एक तो माइंड का इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नील बोर के पॉस्टुलेशंस को थोड़े बदलने पड़ेंगे, और नील बोर के मॉडल में आपको माइंड का इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बता देंगे और सभी स्पेक्ट्रम आप बता देंगे, सभी एटम के, मॉलिकुलर के, और जितने भी रमन इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट है, स्टारलाइट इफेक्ट, जो भी इफेक्ट्स हैं, तो इसको कहते हैं डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइंड से जो है स्पेक्ट्रम बनता है। तो नील बोर साहब ने, चूँकि गॉड पार्टिकल की रिसर्च नहीं हुई थी, चूँकि गॉड पार्टिकल की रिसर्च नहीं हुई थी, ना ही माइंड की रिसर्च हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में ना ही माइंड का इनकॉर्पोरेशन किया, ना ही गॉड पार्टिकल के बारे में उनको पता। तो जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए पॉस्टुलेशंस बनाए हैं, जो भी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जिसमें कि लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पैशन सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़, ये कैसे पैदा होती हैं, तो इन्होंने जो पॉस्टुलेशंस बनाए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से पहले में अगर आएगा तो लेमन सीरीज़ बनेगी, हायर ऑर्बिट से दूसरे में आएगा तो बामर सीरीज़ बनेगी, हायर ऑर्बिट से तीसरे में आएगा तो पैशन सीरीज़ बनेगी, हायर ऑर्बिट से चौथे में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज़ बनेगी। इस तरह की जो सीरीज़ बनने का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का उनका एक्सप्लेनेशन है, उसमें एरर है, क्योंकि उसमें माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं किया गया। एक ही हाइड्रोजन एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन बगैर ऑर्बिट में इधर से उधर जंप किए हुए साइमल्टेनियसली हीट को एब्जॉर्ब करता है, और साइमल्टेनियसली हीट का रेडिएशन करेगा। और जब वो हीट का रेडिएशन करेगा तो उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे वो लेमन सीरीज़ के भी बनेंगे, बामर सीरीज़ के भी बनेंगे, पैशन सीरीज़ के भी बनेंगे, ब्रैकेट सीरीज़ के बनेंगे, और पी फंड के भी बनेंगे। तो ये माइंड का खेल है,
ऐसा नहीं है कि कुछ हाइड्रोजन एटम दूसरी जगह कूद रहे हो, कुछ हाइड्रोजन एटम और जगह कूद रहे हो और सब मिल के ये सीरीज बना रही है। ऐसा नहीं है। माइंड का इनकॉर्पोरेशन से आप समझेंगे कि जो उन्होंने पॉस्टुलेट किए हैं उसमें एरर है। तो सबसे पहली एरर यही है कि इलेक्ट्रॉन जो हेल्ड करता है वो ग्रेविटी हेल्ड करती है, ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक